जब इन्होंने शोले में काम किया था मैं पैदा हुआ था। अब डायरेक्टर उसमें से कितना रखता है कितना नहीं रखता है वो हमारे हाथ में थोड़ी होता है। मेरा बेटा इन्होंने मार दिया। मेरा बेटा इन्होंने मार दिया। इन्होंने एक्चुअली नहीं मारा। सबसे कॉमन कमेंट ये है कि बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, वी आर वेटिंग, आई मीन वेटिंग फॉर इट, आई वाज लॉन्गिंग टू सी इट वगैरह वगैरह। और सिर्फ यहाँ इंडिया के नहीं, मतलब मेरे कुछ दोस्त हैं जो अब्रॉड रहते हैं, उनको भी जब मैंने भेजा ये तब सबका रिएक्शन ये था कि हमें देखना है भाई। तुमने देखा? मैंने कहा नहीं देखा भाई, जब आएगा सामने तब देखा जाएगा। नहीं तुम तो एक्टर हो ना उसमें, तुमको तो देखने मिलता होगा। मैंने कहा ये फिल्म की तरह इसके ट्रायल्स या रिव्यूज़ वगैरह नहीं होते, ये वेब सीरीज़ है, इसका एक अपना ढंग अलग है। तो हम भी तभी देखेंगे जब आप लोग देखेंगे, जब 26 मई को ये स्ट्रीम होगा तभी सारा का सारा हमें दिखाएंगे। हमने वही देखा जो हमने शूट किया। हाँ, और हमको वही पता है कि वो अभी दूसरी बात ये है कि हमने तो शूट कर लिया, अब डायरेक्टर उसमें से कितना रखता है कितना नहीं रखता है वो हमारे हाथ में थोड़ी होता है। लेकिन मुझे अभी तक के 2 सीजन्स का जो एक्सपीरियंस है उसको देखते हुए नगेश कभी ओवर शूट नहीं करता और वेस्टेज नहीं करता, कभी नहीं करता। चूँकि वो खुद भी राइटर हैं तो वो बड़ा क्या कहते हैं उसको, माप तोल के हर चीज़ वो करते हैं। एक्टर भी रह चुके हैं। एक्टर हैं, बिल्कुल हैं, इसमें काम नहीं कर रहे हैं, बात अलग है, लेकिन वो एक्टर हैं। मैंने उनसे कहा भी कि भाई मैं भी कुछ मैं सोच रहा हूँ बनाना वेब सीरीज़, तो मैं चाहूँगा कि तुम उसमें काम करो। तो तुम क्या, उसने मुझे पूछा क्या बदला लेने की कोशिश कर रहे हो क्या? मैंने कहा नहीं, तुमने तो मुझे टॉर्चर नहीं किया तो मैं बदला कैसे लूँ? ऑन द कॉन्ट्ररी यू हैव गिवन मी सच अ गुड रोल और सच अ कैरेक्टर जो मैंने इससे पहले कभी की नहीं थी। जी, यू नो, लोगों ने तो मेरा इस्तेमाल हमेशा एक गुडी एक उस ज़माने में जब मैं एक्टर, मतलब एडल्टहुड में जब मैं एक्टर बना था तब बहुतों को मैं अपने घर का लड़का ऐसा महसूस उनको होता था, यू सी। तो ऐसी इमेज रखने वाले को आप उसकी इस उम्र में ऐसा कैरेक्टर देते हैं और ऐसा शेड देते हैं कि जो कि लोगों ने नहीं देखा है और मैंने किया भी नहीं है। तो समथिंग विच यू हैव नॉट डन, एक्टर को करने में बहुत मज़ा आता है। अब वो कितना अच्छा करता है कितना नहीं करता है ये उसकी काबिलियत पे डिपेंड करता है, लेकिन अच्छा ज़रूर लगता है। जब इन्होंने शोले में काम किया था मैं पैदा हुआ था। एंड व्हेनेवर हम सीन करने बैठते हैं तो उसके पहले 2-4 मिनट बात करने का मौका मिलता है, सीन के बीच में कुछ बात करने का मौका मिलता है। आई हैव ऑलवेज लर्न फ्रॉम हिम, आई हैव ऑलवेज लर्नड समथिंग और द अदर, आई हैव ऑलवेज लर्नड और गेन्ड थोड़ा एक्सपीरियंस जो इनका है वो जो शेयर करते हैं, तो बहुत मज़ा आता है सर के साथ काम करने में। और वैसे ही जैसे हम सीन में अंदर चले जाते हैं तो कुछ सीन में कभी मेरा पलड़ा भारी होता है, कभी इनका, तो उसमें ही इज़ वेरी ग्रेशियस। थोड़ी झिझक होती है कि मैं ऐसे कैसे करूँगा, ऐसे बोलो वैसे बोलो। सर को जाके मैं नागेश सर को जाके मैं आहिस्ते से पूछा था सर मैं ऐसे करूँ, तो ही वुड बी लाइक डोंट वरी आप करो। एंड ही वाज ऑलवेज ग्रेशियस एंड इंशाल्लाह उनके साथ और काम करने का मौका मिलेगा। इन्होंने बोला है कि कभी न कभी ये मुझे मौका देंगे, तो आई एम जस्ट रिमाइंडिंग। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा एजाज़ के बारे में। एजाज़ इज़ एन ए क्लास डांसर और ये पहलू एजाज़ का लोगों के सामने नहीं आया। और मैंने भी जाना, जब हम साथ में काम कर रहे थे तभी मैं ये जान पाया ना, देखा तो नहीं है मैंने कुछ भी, लेकिन जब एक बातें मैंने, क्योंकि मैं भी क्यूरियस हूँ अपने साथ जो काम कर रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी में उन्होंने क्या क्या किया है, क्या यू नो जानकारी होती है, तब मुझे पता चला इस एस्पेक्ट के बारे में। तब से मैंने दिमाग में एक चीज़ रखी है कि मैं एक ऐसा कैरेक्टर एजाज़ के बारे में सोचूंगा जिसमें कि उसकी ये एबिलिटी है, उसका ये टैलेंट लोगों के सामने है। I'm waiting, sir. ऐसे रेवोल्यूशंस देखे हैं, क्योंकि हमारा जब शूटिंग जब करते थे, मैं बचपन में वगैरह, उस ज़माने की फिल्में जो थी वो सारी सिंग साउंड थी, डबिंग नाम की चीज़ नहीं थी। ये जितनी भी फिल्में हैं, मुग़ल आज़म हों या ये सारी फिल्में हैं, सारी सिंग साउंड है। डबिंग नाम की चीज़ ही नहीं हुआ करती थी, बिकॉज जो कैमरा था वो कम्प्लीटली साइलेंट कैमरा था जिसका नाम था मिचेल।
ये डबिंग करना शुरू कब से हुआ, जब एरीफ्लेक्स का कैमरा आया फिल्म का, जो कर्र ऐसी आवाज़ आती है उसमें, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है कि आपको डबिंग करना। मतलब मेरी गीत गाता चल फिल्म भी सिंक साउंड थी, बालिका बधू भी सिंक साउंड थी। इट वाज अखियों के झरोकों से जहाँ से मैंने डबिंग का एक्सपीरियंस लेना शुरू किया। देखा, मैंने बोला था ना, he's got instances for everything. तो ये भी चेंजेस ही है ना। अब मैं जब एक फिल्म कर रहा था, जब सिंक साउंड नाम की चीज़ आ गई फिल्मों में भी, तो एक साउंड रिकॉर्डिस्ट मेरे पास आया, सर ये आपको माइक लगाना पड़ेगा, सिंक साउंड है ये, आपके लिए नया होगा ना, आप तो डबिंग के ज़माने के हैं। मैंने कहा आजा इधर बैठ जा। उसको बिठाया, उसको समझाया कि पहले फिल्में कैसे बना करती थी। वो जो बूम मैन हुआ करता था ना, जिसके पास एक ट्राइपॉड था बड़ा, और ऐसा इतना बड़ा माइक, हाँ एजाज, और एक हाथ में ये ऐसा घुमाने का, एक हाथ में ऐसा घुमाने का, मतलब ऐसे घुमाना मतलब ये यूं होता है, अच्छा। और ऐसे घुमाना मतलब टिल्ट अप टिल्ट डाउन, ये होता है, इतना बड़ा माइक। और जितने भी आर्टिस्ट थे सबको वो एक माइक कैच करता था, क्योंकि जो साउंड अभी शॉट के वक्त जो लिया गया है वही साउंड ऑडियंस को सुनाई देने वाला है, इसलिए उसका क्रिस्टल क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और साउंड जो रिकॉर्ड हुआ करता था वो 35 mm की BASF नाम के कंपनी की एक 35 mm की मैग्नेटिक फिल्म टेप जिसको बोल सकते हैं हम लोग, बिकॉज वो पूरी डिजिटल थी। मतलब पूरा ये था मैग्नेट, ये ब्राउन कलर की, जिस पे वो ऑडियो रिकॉर्ड होता था। ख़ास तौर पे एक मशीन उसकी अलग हुआ करती थी। तो वो ज़माना था, और वो जो बूममैन था वो किसी भी स्टार से कम नहीं हुआ करता था। वो बूम के नीचे उसके लिए बैठने को कुर्सी और एक स्पॉट बॉय, उसके लिए कब उसको पानी चाहिए, चाय चाहिए, बिस्किट चाहिए, जो भी चाहिए वो देखने के लिए। और रिहर्सल हो गई, डायरेक्टर ने बोला चलो ओके टेक करते हैं, तो ये बोलता था मुझे एक रिहर्सल चाहिए, आपके बाप को देनी पड़ती थी। यू कुडंट से नो टू हिम, यू हैड टू ओबे व्हाट दैट बूम मैन सेज। तो ये तो सब देखा हुआ है ना। अब ये सब चेंज हो गया, एवरीथिंग इज चेंज, बट चेंज इज समथिंग विच आई थिंक वन मस्ट एक्सेप्ट एंड गो फॉरवर्ड इन लाइफ एंड कीप ऑन लर्निंग कि ये क्या है, ये क्या है। आज मैं जब इन लोगों के साथ में काम करता हूँ ना, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जितने आप आंखें और कान खुले रह के काम करेंगे ना, तो आपको मिलेगा कुछ ना कुछ। रिसेप्टिव आप अगर रहेंगे तो आपको मिलते जाएगा सब कुछ। ये सोचते बैठेंगे कि मैं इतने साल से हूँ और मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे ना कुछ। ये नया जो ढंग है ना, मतलब वेब सीरीज़ की परफॉर्मेंस एज एन एक्टर इज़ वास्ट डिफरेंट देन योर फिल्म एक्टिंग या टेलीविज़न एक्टिंग। तो वो एब्जॉर्ब करना चाहिए ना आपको। वो कैसे होगा? इनके साथ काम करेंगे तभी तो आपको सीखने मिलेगा कि भैया ये स्टाइल है, ऐसा करके देखो, इनका ये लेके देखो, फिर अपने तरफ से उसको इम्प्लीमेंट करो ताकि वो आपका अपना लगे। ये सारी चीज़ें हैं, एक्सेप्ट करो। हाँ, ये मत सोचो नहीं मेरा है, मैं ये, तो फिर रह जाओगे उधर ही। आगे बढ़ना है तो एक्सेप्ट करो। सही बोल रहा हूँ? बराबर, बिल्कुल। मेरा बेटा इन्होंने मार दिया। सीजन 2 में इनका बेटा मेरा बेटा इन्होंने मार दिया। इन्होंने एक्चुअली नहीं मारा, बट काइंड ऑफ, मतलब आई वाज रिस्पांसिबल फॉर Yeah. इट। बट द थिंग इज दैट के सेकंड सीजन में एक ऐसे जंक्चर पे कहानी आके खड़ी है जहाँ पे ये दोनों टूट चुके हैं अपने अपने जो कारण है उसकी वजह से। तो इसके आगे अब कहाँ जाएगी कहानी, तो ये उत्सुकता बहुत है। जब सेकंड सीज़न रिलीज़ हुआ था, बहुत सारे लोगों ने देखा था, और तब भी काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि अब हमसे रुका नहीं जा रहा, आप कब ला रहे हैं थर्ड सीज़न। तो मेरे ख्याल से नागेश और रोहित, जो हमारे मतलब नागेश निर्देशक भी हैं और लेखक भी हैं, और रोहित जी ने लिखा है उनके साथ, तो उन्होंने जिस तरह से कहानी को आगे बढ़ाया है, एक तो अहम सवाल उसमें ये है कि ये जो दोनों हैं जो एक दूसरे के इतने खिलाफ थे दोनों सीज़न में, अब इनका रिलेशनशिप कैसे होगा, ये कहाँ जाएंगे दोनों,
एक दूसरे के साथ, ये जो पर्सनल चीज़ है, और दूसरा है ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स। तो उसमें फिर जो अंदरूनी जो उनके दुश्मन हैं वो तो हैं ही, जैसे ग्रुप हैं, लेकिन फिर और भी दुश्मन इसमें हैं जिनसे इन दोनों को टकराना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही एक तरह से जो लोगों को चाहिए था कि ये कहानी वैसे ही उसी रफ्तार से आगे बढ़े, तो मुझे लगता है कि उसी रफ्तार से, बल्कि उससे थोड़ा ज़्यादा ही कहानी दिलचस्प है। आई थिंक नागेश सर के बारे में कहूँ तो वो बहुत प्रिसाइज तो हैं ही, लेकिन वो ऑप्शंस भी ट्राई करते हैं। ऐसे नहीं है कि उनके दिमाग में जो टेक है अगर आप वो कर दे परफॉर्म तो वो रुक जाए। वो कभी कभी वेरिएशंस ट्राई करते हैं कि हम ऐसा हमने किया है लेकिन क्या हम ये ट्राई करके देखें, और ये आपको भी वो मौका देते हैं कि अगर आपको कुछ ऐड करना है, आपको कुछ अलग तरीके से ये टेक करना है, एक सेफ्टी का हमारे दिमाग में जो है वो हो गया, लेकिन इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप किसी अलग तरीके से इसको परफॉर्म कर सकते हो तो वो ज़रूर मौका देते हैं। एंड आई फील दैट आई मीन इट इज़ वेरी नाइस बिकॉज इट इज़ वेरी एक्टर्स को सोचना पड़ता है, एक्टर्स को उनके किरदार पर काम करना पड़ता है। एंड एवरी टाइम यू कम एंड वर्क विद नागेश सर, ही मेक्स श्योर दैट ही विल वर्क ऑन दोज एवरी स्मॉल डिटेल ऑफ दैट कैरेक्टर। सो इट्स बीन अ ब्रिलियंट एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम। मुझे ये लगता है कि जो कह रही है प्रिया, इस बार उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा ही पुश किया है अपने आप को और हम लोगों को भी, जहाँ तक वेरिएशंस का सवाल है। तो कुछ तो ऐसे सीन्स रहे हैं जिनमें तो इतने ऑप्शंस उन्होंने करवाए हम लोगों कि से कभी कभी हमें पता नहीं चला भी एडिट में लगेगा क्या। तो और उसके बारे में बात भी हुई थी आपकी एक बार। एंड एक्चुअली आई रिमेम्बर इट इज़ योर एंड माय सीन। तो सी ये जो फॉर्मेट है ना, इसका यही मज़ा है कि मतलब ये 4 साल से हम लोग ये कर रहे हैं और यही किरदार निभा रहे हैं हम 4 साल से। नागेश सर भी हमारे साथ 4 साल इस पे काम कर रहे हैं, राइटिंग पे, और आपको लोगों का भी फीडबैक मिलता है कि क्या वर्क कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, एक्सपेक्टेशंस पता चलती हैं आपको, और इन सारी चीज़ों को लेकर आप आगे बढ़ते हैं। पर्सनल तौर पे भी आपका अनुभव बढ़ रहा है, ज़िंदगी का, तो एज एन एक्टर भी आपका अनुभव बढ़ रहा है। तो इसलिए ये फॉर्मेट बहुत एज एन एक्टर आपको सेटिस्फैक्शन देता है कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप खुद को पुश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आई एम रियली हैप्पी एज एन एक्टर विद दिस फॉर्मेट। एक वीडियो में मैंने ये भी देखा, जहाँ आप बोल रही है कि ये तो वाइट साड़ी पहन के सफ़ेदी एंड ऑल, जो एक एड में आता है सफ़ेदी। Like, how was your experience? Like, there will be a many more fun moments while doing this shoot. Like, if you people have enjoyed it. सी हमने बहुत इन्जॉय किया ये किरदार, इस किरदार को निभाना भी, इस सेट पे जाना भी, नागेश सर के साथ काम करना भी। बट नागेश सर का सेट ये बहुत डिसिप्लिन सेट होता है। जो भी मजाक चलता है वो अगर हमारे पास जेन्युइनली बहुत टाइम है 2 सीन के बीच में तभी होगा, लेकिन वो रेयरिटी होती है। और सीन्स और सेट का माहौल बहुत ही डिसिप्लिन रहता है। आप आते हो, लाइंस करते हो, रिहर्सल करते हो, परफॉर्म करते हो, और जब एक्टर परफॉर्म कर रहे हैं, जब सीन शुरू है, टेक चालू है, तब सेट पे कोई नहीं बोलता, किसी के फ़ोन नहीं बजते, सब लोग शांति से सिर्फ परफॉर्मेंस देखते हैं। एंड आई फील ऐसे डिसिप्लिन में वी हैड लॉट ऑफ फन, ये मैं नहीं बोल सकती, बट we had lot of fun shooting and working on these characters that we genuinely did, because ऐसे किरदार मिलना, उनको निभाना और उनको परफॉर्म करना, और वो परफॉर्मेंस का जो मज़ा है वो हमें बहुत मिला। बाकी की सारी मज़े तो हमने वैनिटी वैन में ही टाइम पास किए। और ये इसलिए होता है, जो ये नागेश सर के सेट की बात कर रही थी, जैसा मैंने कहा कि नागेश सर हैं, हम लोग तो हैं ही 4 साल, उनकी ऑलमोस्ट पूरी टीम वही है, उनके जो असिस्टेंट्स हैं, और ये रेयरिटी है, इतनी आसानी से नहीं होता कि आपकी जो पूरी टीम है असिस्टेंट्स की या बाकी लोगों की, वो वही बरकरार रहे। ये मेरे ख्याल से एक उदाहरण है कि आप किस तरह से पेश आते हैं एज अ पर्सन,
इसीलिए लोग आपसे जुड़े रहते हैं। और एक्टर्स और डायरेक्टर्स का तो ठीक ही है, क्योंकि हम तो कमिटेड हैं, क्योंकि हमारे चेहरे हैं तो दिख गए हैं, लेकिन ये टीम का साथ रहना बड़ा ज़रूरी है, और इसीलिए ये जो डिसिप्लिन कह रही हैं वो रहता है सेट पे। 26 मई को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर सिटी ऑफ ड्रीम्स का तीसरा सीजन आ रहा है, सो प्लीज़ देखिए। और तब तक रिफ़्रेश कर लीजिएगा, फर्स्ट सीज़न और सेकंड सीज़न फिर से देख लीजिएगा, और अभी तक देखा नहीं है तो फिर तो ज़रूर ही देखिएगा, क्योंकि 26 मई को आपको थर्ड सीज़न देखना है।